हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? वेरी गुड। बच्चों, आप सभी को, आपके फैमिली वालों को, आपके दोस्तों को, आपके सारे वेल विशर को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके बच्चों, अपनी जो ये क्लास थी ये कल होने वाली थी, ठीक है, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन ये नहीं हो सकी, है ना। तो कल की जो क्लास थी बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, और बहुत कुछ हम और आप मिलकर यहाँ पे सीखेंगे। सो तैयार हो आप लोग? बोलो यार, मैं सुन रहा हूँ। तैयार हो ना? चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है ना, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, और ये जो हमने यहाँ से सीरीज स्टार्ट करी है, इस सीरीज का अपना क्या टारगेट होगा आने वाले दिनों में, ठीक है, मैं एक बार ब्रीफली आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर मैं आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो बच्चों मैं क्या करूंगा ना, अभी जो मैं यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, इस सीरीज में मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पता है कि अपने +2 का जो पहला यूनिट है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपना यूनिट है, ओके, वो एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे बच्चों ये रियलाइज होगा, ठीक है ना। तो जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, अगर मैं उसके एक टॉपिक की बात करूं, फॉर एग्जांपल कुलाम्स लॉ, ठीक है। तो कुलाम्स लॉ क्या होता है, कुलाम्स लॉ की क्या क्या सिग्निफिकेंस है ना, कुलाम का नियम, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या सीमाएं हैं, तो इतना ज्यादा हम डिटेल में उसकी बात नहीं करेंगे। ओके बच्चों, मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको कुलाम्स लॉ क्या होता है, राइट, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इसकी क्या इक्वेशन होती है, इन शॉर्ट ये बताऊंगा एज कॉन्सेप्ट। ओके, और इस सेशन में क्या करूंगा बच्चों, मैं इस सेशन में इन शॉर्ट आपको कुलाम्स लॉ बता करके, कुलाम्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बच्चों, मैं आपको वो करवा रहा हूँ, है ना। और इसी तरीके से बच्चों हम अपने सारे सेशंस को, जो भी हमारी आने वाली क्लासेस होंगी, उसको यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो बच्चों, ट्रस्ट मी, ये जो सेशन होगा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप इसको दिल से अटेंड करते हो, ठीक है। एंड नॉट इवन बच्चों, आप अटेंड करते हो इस सेशन को, आप कॉपी पेन लेके इस वीडियो को देखते हो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप नोट करते हो, उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाने के बाद मैं जो यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसको आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों आप अगर रेगुलर बने रहते हो मेरे साथ, तो आई होप कि डेफिनेटली योर नॉलेज विल इनहेंस। ओके, यस सर। और दूसरी बात बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑफ कोर्स एनडीए का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो एनडीए का जो एग्जाम है ना बच्चों, वो 21 अप्रैल को आई थिंक टेंटेटिव है ना, यस। तो ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, काफी ध्यान से इस वीडियो को बच्चों अटेंड करना और सीखना, है ना। सो बच्चों, चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और कुछ सीखते हैं हम लोग। ओके, थम्स अप दे दो वहां से, वेरी गुड। ओके, सो बच्चों, अभी मैं क्या करता हूँ ना, आपको दो चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। तो आप लोग कॉपी को पेन खोल के बैठ जाएं, और पहले आप एक बार मुझे ध्यान से सुने कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब मैं बोलूंगा कि लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे बच्चों, है ना। चलिए, तो बच्चों आपको पता है कि क्लास 12th का जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप माय राइटिंग इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल हियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पहले यूनिट का नाम है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को बच्चों इन शॉर्ट एक बार एक्सप्लेन करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, आई थिंक आपको पता होगा शायद कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, एक सेकेंड बच्चों। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली बच्चों दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, एक तो अपना इलेक्ट्रो में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इलेक्ट्रो, ठीक है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैटिक। ओके, तो बच्चों यू नो दैट इलेक्ट्रो जो है ना वो कैसे बना होगा, तो इलेक्ट्रो बना होगा इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रो बना होगा इलेक्ट्रॉन से। ओके, एंड स्टैटिक मींस नथिंग बच्चों, स्टैटिक्स तो यहाँ पे स्टैटिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक के कॉम्बिनेशन से जो बना है, जो मिला है हमें, वही हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है।
तो व्हाट वी कैन से हियर, वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है और ये स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इट इज ऑल्सो वेरी क्वाइट सिंपल बच्चों, है ना। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं तो इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश होता है, ठीक है। और स्टैटिक मींस नथिंग बट द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। विराम की जो अवस्था होती है उसको हम स्टैटिक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टैटिक और रेस्ट कंडीशन बच्चों, है ना। क्या बोला मैंने? फिजिक्स का वह भाग जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसकी विराम अवस्था में, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। हिंदी में बच्चों को कहते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत की। आई होप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज की क्लास में ना मैं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा वो होगा अबाउट चार्ज, ठीक है। क्या होगा बच्चों? अबाउट चार्ज। यानी कि आज मैं आपको बेसिकली आवेश के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और आवेश पे जो जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं ना बच्चों, मैं आपको वो करवाऊंगा, ठीक है। तो अबाउट चार्ज हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं, ठीक है। ओके, सो बच्चों इन शॉर्ट आप पहले मेरे साथ ये समझो कि आवेश क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपको आवेश समझाऊं ना तो बेसिकली आवेश को अगर हम काफी डिटेल में समझें तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चों, राइट। सो अगर आवेश को आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। इन शॉर्ट अभी आप मेरे को ध्यान से सुनना, ठीक है, कि आवेश को हम ब्रीफली कैसे समझ सकते हैं और बेसिक आइडिया आवेश का बेसिकली क्या होता है, ठीक है। ओके, आवेश क्या है बच्चों, ठीक है। आवेश, चार्ज किसे कहते हैं? मैं बोलूंगा चार्ज जो है ना, चार्ज चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, बच्चों आप सोचेंगे कि सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसे कह सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बच्चों वो होती है जो प्रॉपर्टी होती है, हम लेके नहीं आते उसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल कान हमको स्पॉन्टेनियस मिला है, नाक हमको स्पॉन्टेनियस मिला है, तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर बॉडी, राइट। बट झुमका इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी? नो बच्चों, बिल्कुल नहीं, है ना। झुमका हम लोग पहनते हैं, है ना, वो हमको नेचुरली नहीं मिलता है। तो कान इज इंट्रिंसिक, राइट, बट झुमका इज नॉट इंट्रिंसिक। दैट मीन्स व्हाट बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो अगर बॉडी है तो बॉडी में चार्ज होगा, पहले से ही होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज हम इसको देंगे, हमारे पॉकेट में चार्ज रखा हुआ है और हम इसको दे देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बॉडी है तो नेचुरल फॉर्म में उसमें कुछ चार्जेस भी होंगे, डेफिनेटली। ऑफ कोर्स बच्चों देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस हियर जिसकी हम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या है? तो हम बोलेंगे सर चार्ज जो है ना, चार्ज चार्ज बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म देती है ना। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कॉजेस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉडीज। ओके, दैट इज बेसिकली चार्ज बच्चों, है ना। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास दूसरी बॉडी है, ठीक है। इन दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इन दोनों बॉडी के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जिस कारण की वजह से लग रहा होगा, जिस वजह से लग रहा होगा, उस वजह को बच्चों हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझ में आ रहा है? आवेश कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? आपको समझ बच्चों मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं ना? अगर मैं फास्ट होऊंगा या फिर मेरे अंदाज में थोड़ी ऊपर नीचे होंगी तो आप मुझे प्लीज बताना, है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना। एंड जब मैं क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो मेरे सामने ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाता हूं, तो मुझे आइडिया मिल पाता है कि मुझे मेरी पेस क्या होनी चाहिए और मुझे किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे सामने कोई नहीं है, सामने एक कैमरा है, हम हैं और ये बोर्ड है, राइट। सो अगर कोई बच्चों आपको कुछ भी फीलिंग आएगी तो आप प्लीज कमेंट में बताना, अगले वीडियो से मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, है ना। बाकी तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। तो दो बॉडी के बीच में जो वैद्युत बल लगता है, ठीक है, दो बॉडी के बीच में वैद्युत बल जिस वजह से लगता है, जिस कारण की वजह से लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। गुड। अब बच्चों आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी पे उतारना है। ओके, सो तैयार रहना बच्चों। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? ओके,
बच्चों मैंने वीडियो पॉज कर दिया था एंड ये आपके बोर्ड पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं वीडियो के साथ लिखता तो थोड़ा सा टाइम चला जाता ना, दैट्स व्हाई। ओके, तो बच्चों इसको आप एक बार रीड कर लो। ओके, यहाँ पे चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए, ठीक है। जैसे अबाउट चार्ज, अगर चार्ज की एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो, है ना। एक बात और बच्चों, कि कुछ लोगों को लगेगा सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो बच्चों आप घबराना मत, ठीक है। आप ये देखो कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपनी माँ के पेट से हम लोग सीख के आते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं पे आके सीखते हैं। ओके, तो अगर कुछ नहीं आता है, किसी चीज में हमें तकलीफ है, तो हम उससे अगर दूर भागेंगे या उससे जी चुराएंगे तो हम कभी फिर सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है पढ़ने का, उसी को मैं यहाँ पे अपना रहा हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों, मेन तो कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो फिर हिंदी और इंग्लिश का हर्डल कभी आपके सामने आएगा नहीं, ठीक है। अगर बच्चों आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू आएगा तो आप परेशान मत होना, आप थोड़ा सा मेरे साथ कंटिन्यू करो, धीरे 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 आप यूज टू हो जाओगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे अबाउट चार्ज मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। किसी भी बॉडी का वो स्वाभाविक गुण जिसकी वजह से वैद्युत बल लगता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। ओके, चार्ज के बारे में बच्चों मैंने आगे लिखा है कि चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, है ना। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू में से कैसे भी डिनोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर आगे मैंने लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है बच्चों। फिर मैंने आगे लिखा है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलाम, आवेश का जो सीजीएस यूनिट होता है वो स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। बच्चों आवेश के ना और भी कई सारे मात्रक होते हैं, बट दैट आर ऑल दोज यूनिट्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो यूनिट्स आपको याद रखनी है यहाँ पे, है ना। ऐसा मात्रक कूलाम होता है और सीरीज मात्रक क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। ओके, जहां पे बच्चों अगर हम इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो एक कूलाम बराबर कितना होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। ओके बच्चों, आवेश की जो विमा होती है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, वो 80 होती है ना, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफिशियंसी, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना बच्चों इसकी, आई एम नॉट श्योर इन दिस स्पेलिंग। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी से, है ना। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आता है ना। जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज व्हिच यू हैव टू लर्न हियर, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन आंसरिंग का प्रोसेस। ओके, राइट इट आउट सून। देन आफ्टर बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है आप इसको भी नोट कर लो, है ना। जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा कि आवेश की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बच्चों कि आवेश में योज्यता गुण होता है, चार्ज हैज एडिटिव नेचर, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आपने पढ़ा होगा चार्जेस आर कंजर्व्ड, आवेश जो होते हैं वो संरक्षित भी होते हैं, है ना। एंड चार्ज हैज इनवेरियंस नेचर, चार्ज में अचरता का गुण होता है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, उन प्रॉपर्टीज में से जो अपनी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी से हम ये फॉर्मूला रीच कर पाते हैं कि क्यू जो होता है ना चार्ज, वो बराबर होता है एन, ठीक है। जहां पे स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और स्मॉल ई जो होता है ना बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, है ना। इट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज और चार्ज कैरिड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे भी आप कह लो। तो जैसे आपको याद रहता है ना बच्चों पाई बराबर 22/7, डेफिनेटली वैसे आपको याद रखना है कि स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होती है, और आवेश क्यू का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन। बेसिकली एन याद रखना, प्लस माइनस तो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, डेफिनेटली जो बेसिक बात थी वो मैं करवा चुका हूं, अब मैं करवाऊंगा इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे आएगा, रेडी रहना। ओके, आई होप बच्चों क्वेश्चन अपीयर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बार सवाल पढ़ते हैं, क्या है बच्चों, पढ़ो आप लोग। यस, आई होप आपने पढ़ लिया होगा बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और आप लोग एफिशिएंट हैं कि आप इस सवाल को बना सकते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आप आंसर चेक करना जो मैं बनाऊंगा। अगर आपका आंसर मैच करेगा तो बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और अगर आपको नहीं आता होगा तो आप सीख लेना, है ना। वेरी गुड, यही तो बच्चों राइट अप्रोच होती है पढ़ने की, अच्छे बच्चों की, है ना। और अगर एक आधे कार्टून को लग रहा हो कि सर बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है,
तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने शुरू किया है, ठीक है। और गिनती की शुरुआत 1 से होती है, ना कि 100 से होती है ना। तो शुरुआत किया है मैंने, शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट ही होते हैं, है ना। आप पेशेंस रखें थोड़ा सा, और जैसे जैसे वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस आएंगे, तो आप देखना ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे लेवल पे चला जाएगा, जो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। तो पेशेंस बना के पढ़ना बच्चों। देखो क्वेश्चन था, किसी चालक पर 6000 इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, तो उस चालक पर आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 2-3 की पॉइंट है जो आप समझें, ठीक है। सबसे पहले बहुलता है। बहुलता मतलब बच्चों एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, कि उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है। तो आप कहेंगे सर बहुलता का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है बेसिकली, ठीक है, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बहुलता से क्या होता है, इससे पहले के जो पेज में मैंने लिखा था, ठीक है, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था ना मैंने, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो बहुलता है, दैट मींस बहुलता से कौन सा चार्ज आएगा, बहुलता से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों आवेश की प्रकृति की अगर हम बात करें तो डिसाइड हो चुका है कि आवेश यहाँ पे एक ऋणावेश होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा अपने पास, जो कि प्रकृति है। तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो ऋणावेशित होगा, वो ऋणावेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, प्रकृति पता चल गई। अब बच्चों मान क्या होगा, तो यू नो दैट क्यू का फॉर्मूला अपने पास है यहाँ पे एनी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वी विल सॉल्व इट वेरी इजीली। वी नो दैट बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं, ठीक है, कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ni, है ना, Ni। अब Q बराबर दैट मींस चार्ज, वो तो हमें निकालना ही है। N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, कमी है बच्चों, 6000 इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, ओके, 6000 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यही बच्चों यहाँ पे N का मान हो जाएगा। N बराबर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 6000, ठीक है। और E का मान तो अब बच्चों काफी सिंपल हो गया यार, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 19, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। बच्चों यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो बट्टा में 10 आएगा, आप समझदार हैं, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, 10 आएगा बट्टा में, और ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टेबल 16 छिक, देख लो यार, मेरे को भी नहीं आता, बता दिया करो थोड़ा सा, राइट। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ आप लोगों से, है ना। इस दुनिया में बच्चों हर इंसान एक दूसरे के काम आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इंसान का, ठीक है। सो डेफिनेटली इस वर्चू को अपने अंदर डेवलप करो, हेल्प पीपल, ठीक है, लोगों की हेल्प करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंटल ह्यूमन बीइंग। 16 छिक 96, है ना, और यहाँ पे 2 जीरो बच्चों रह गया है, ठीक है, तो छोड़ दिया आपने, बगल में क्या है 10 का पावर माइनस 19। बच्चों वैसे तो यही आपका आंसर हो गया, बट अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 9.6, तो मुझे बता दो कि मैंने पॉइंट के बाद कितना डिजिट छोड़ दिया, 3 डिजिट छोड़ दिया ना, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसमें 3 जोड़ देना, ठीक है। जब 3 जोड़ोगे आप लोग तो माइनस 19 और प्लस 3, तो माइनस 19 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 16, और ये हो गया बच्चों अपना गुलाम, ठीक है। आई होप ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, ठीक है बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं उनको मे बी, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो आई थिंक उनको दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो गया बच्चों, मैं यहाँ पे अगर साइंटिफिक नोटेशन समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ खामखा बढ़ती जाएगी, तो इसको आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ओके। और होगा तो साइंटिफिक नोटेशन किसी और छोटी सी क्लास में आपको समझा दूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सवाल हो गया अपना, ठीक है, इसको नोट करो, और जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आपको ट्राई करना है ना। वेरी गुड, चलो नोट कर लिया बच्चों आपने, ओके। बच्चों अगला सवाल भी आपके बोर्ड पे आ चुका है, ठीक है, बनाओ इसको आप। सवाल बच्चों सिंपल ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और धीरे धीरे आप सीख सको, है ना। ओके, सवाल बच्चों पढ़ते हैं, आपने अब तक पढ़ लिया होगा वैसे, है ना। ओ बना भी लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, ठीक है। अगर आपने बना लिया है तो, और आपने नहीं बनाया तो आप सीखो, और बना लिया है तो मैं बनाता हूँ, आप आंसर मिलाओ क्या होना चाहिए। यदि किसी चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यहाँ पे बच्चों डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है, 2000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कह रहा है उस चालक पर आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। तो अगेन बच्चों प्रकृति का मतलब चार्ज पॉजिटिव है कि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है।
तो ये चीज आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये चीज आप डिसाइड करते हो कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या फिर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है और सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है। कमी से धनावेश आता है, वृद्धि से ऋणावेश आता है। तो कमी हुई है ना बच्चों, तो क्या आएगा? धनावेश आएगा। वेरी नाइस बच्चों, धनावेश आएगा। तो प्रकृति डिसाइड हो गई, धनावेश होगा। अब हमें मान बताना है। यू नो द हाउ कैन वी कैलकुलेट मान ऑफ चार्ज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? अगेन कैसे करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन, ठीक है, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। तो बच्चों इसको कर लेंगे ना आप लोग? चलो मैं क्या सॉल्व करूं, आप कर लेना, है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा और वैल्यू क्या आएगी, तो आप वैल्यूज वगैरह यहाँ पुट करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें बच्चों एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आपका आंसर आया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? हाँ जी। तो सवाल को बच्चों पढ़ लो एक बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ऑफ कोर्स दैट वाज वेरी इजी एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों O4 आउल उल्लू नहीं यार, O4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, है ना। हाँ, एक सेकंड बच्चों। हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो O का मतलब बच्चों ऑक्सीजन, ठीक है। नीचे में 8, देखो आपको पता होगा, आप 12th में आ चुके हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक सी बात है सर केमिस्ट्री की। नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, ठीक है। परमाणु संख्या को हम प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। और ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या नीचे वाला होता है, मतलब अगर 8 है ना तो प्रोटॉन की संख्या 8 होगी। और ऊपर जो लिखा होता है ना वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो 8 का मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन हैविंग इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो मतलब क्या है? ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे। और बच्चों आप जानते हैं कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए हमें यहाँ पे n चाहिए होता है और n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, अगर 8 प्रोटॉन रहे होंगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो आवेश निकालने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n का मान आप 8 लेना है, ले लेना। और इस तरह के जो भी सवाल आएंगे ना उसमें आप इस चीज को आप समझ लो, ठीक है, कि नीचे जो लिखा रहेगा ना वो आपके n का मान होगा और आप इस फॉर्मूला में n रखना और बाकी चीजें जो एज यूजुअल हम करते हैं वो करेंगे और हमारा आवेश आ जाएगा, ठीक है। सो ये सवाल मेरे ख्याल से आपको और सिंपल लगा होगा। क्यों कैसे निकालेंगे? अगेन फॉर्मूला Ne, ठीक है। बच्चों नाभिक पर बताना है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है तो बच गया प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो नाभिक पर जब हम आवेश की बात करेंगे तो हम सिर्फ धनावेश लेंगे, यहाँ पे ऋणावेश का कोई स्कोप नहीं होगा बच्चों, तो धनावेश आएगा, ठीक है। और कितना आएगा? तो Q बराबर Ne, n का मान यहाँ पे 8 करेंगे, E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16 7 112, 16 8 128, 12.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और यही हो गया हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है। बच्चों ये वाला मिस कर रहे हो आप लोग, ये वाला, है ना। गुड। तो ये हमारा बच्चों इस सवाल का आंसर हो गया, है ना। नोट कर लो इसको और इस तरह का एक सवाल आपको मिलेगा वो आप करके दिखा दो। दिख गया बच्चों अगला सवाल? चलिए इसको बच्चों आप लोग जल्दी से बना के और बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, है ना, ट्राई करो। बच्चों पढ़ने का फायदा तभी है जब ईमानदारी से पढ़ोगे। खाली बैठ के और वीडियो की तरह इस वीडियो को देखोगे तो आप मत देखो, है ना। तो आप मत देखो, बिकॉज टाइम किल करने से कोई फायदा है नहीं। आप वीडियो तभी देखो जब आपके अंदर 5% भी पढ़ने लिखने वाला एटीट्यूड होगा, ठीक है। और डेफिनेटली होना चाहिए, नहीं तो मैं पीटूंगा आपको। बनाओ। बच्चों सामने जो आंसर लिखा हुआ है, क्या यही आंसर आया आपका? +41, प्लस क्यों? तो भी बताया था ना मैंने, नाभिक पर सिर्फ प्लस, माइनस की बात नहीं होगी। तो 41.6 गुने 10 पावर -19। बच्चों अगर आपका ये आंसर आ गया है तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, और नहीं आया मेरी तरफ से अपने आप को एक हाथ मारो, ठीक है। ओके
चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। बच्चों इससे पहले मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिकॉज आज की क्लास में मैं कोई डिफिकल्ट सवाल करवा ही नहीं रहा आपको, ठीक है ना। बट यस थोड़ा डिफरेंट है, और इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये आपको SW में देके जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको लिखिए और आप ट्राई करना। अगर बच्चों बन जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और बनना चाहिए, आसान सवाल है, ठीक है। तो इसको आप HW में नोट रख कर लो, और इसको बाद में ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन है 75 kg इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, आवेश का मान ज्ञात करें। बच्चों जनरली कभी कभी पॉलिटेक्निक में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यस सर। तो 75 kg इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात करें। क्या करेंगे आप लोग बच्चों, ये SW पे करना है। मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पे हिंट कुछ दे देता हूँ, जिसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो आपको आता ही है, कितना होता है, दिख रहा है ना बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की आप बात कर लो, जो आपको निश्चित रूप से याद रखनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये यूज होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इन दोनों को बच्चों यूज करें और इस सवाल को डेफिनेटली सॉल्व करें आप, ठीक है। और आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो ऑलराइट बच्चों, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट 1 बताया, ठीक है। और कॉन्सेप्ट 1 में मैंने आपको शायद 3-4 क्वेश्चन के आसपास करवाया, है ना। बच्चों सवाल और हैं, ठीक है, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस रख रहा हूं, है ना। ये अपना पहला वीडियो है, और पहले वीडियो को बच्चों मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। ये अपना पहला पार्ट होगा, जिसमें हमारे कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और पहले वीडियो का जो पार्ट बी आएगा ना बच्चों, जो कि मे बी अगली क्लास में आपको देखने के लिए मिले, ठीक है, उसमें इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर Q बराबर NE, और जो अगला कॉन्सेप्ट मैं भी कराने वाला हूं उस पर थोड़े आपको अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको तो कुछ नहीं करना बच्चों, सवाल अच्छे हैं, सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है नहीं है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप ब्लाइंडली रिलैक्स्ड होकर के मेरी बातों को सुनिए, है ना, और फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे आप काफी ज्यादा बच्चों इंप्रूव कर जाओगे, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे जो थोड़े बेहतर सवाल हैं वो पार्ट बी मिलेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 करवा देता हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर, ठीक है, एक मिनट, हाँ सब कुछ सही से चल रहा है यार बच्चों। मैं आगे जाके ना देख लेता हूँ कि कैमरा वगैरह ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा कि मैं यहाँ पे प्रवचन देने में बिजी हूँ और हमारा सामने कैमरा बंद हो गया यार, तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना। हाँ थोड़ा सा बच्चों जुकाम है इसलिए चलिए, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 किस चीज का है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैं आपको जिस चीज के ऊपर चीजें करवाऊंगा वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, हिंदी में बच्चों कूलम्ब का नियम, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक बार आप लोग कूलम्ब का नियम सुनो, यू नो दैट कि कूलम्ब्स लॉ का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल थ्योरी है, वो हम किसी और वीडियोस में आपको करवाएंगे। हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन है कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को इन शॉर्ट बताऊंगा और उस पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। और आपको एक स्पेशल कॉपी भी रखनी है इन यूट्यूब क्लासेस की, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि 1685 ईस्वी में न्यूटन नाम के पर्सन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया बच्चों। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी जो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है, और जिनमें कुछ मास है ना, जिनमें कुछ मास है, लेट्स से वी हैव टू बॉडीज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके, और दूरी पे दोनों बॉडीज है।
पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, ठीक है ना। तो न्यूटन ने बताया था कि अगर द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान की वजह से एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वो जो बल होता है ना, वो हम निकालते हैं G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। क्लास 9th में, क्लास 11th में, दोनों जगहों पे आपने निश्चित रूप से इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा और आपको आता भी होगा, है ना। और अगर बच्चों आपको नहीं याद है, आप भूल गए हो, तो ये इस चीज की पहचान है कि आप पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, है ना। तो आप थोड़ी बच्चों मेहनत ज्यादा करो, आप अच्छे हो जाओगे, है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना कि मैं कमजोर हूं ऐसा, क्योंकि मैं कमजोर किसी को मानता नहीं हूँ, ठीक है। मेहनत करोगे अच्छी कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दिया था, और ये दो बॉडी के बीच में लगता है उनके द्रव्यमान की वजह से, ठीक है। बच्चों 100 साल के बाद 1785 में साइंटिस्ट आया था सीए कुलाम। क्लासरूम में थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कस हुई थी, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। तो सीए कुलाम ने कहा था कि दो बॉडी के बीच में अगर वो आर दूरी पर है अगेन, तो द्रव्यमान की वजह से लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका ये फॉर्मूला होता है G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा था बच्चों, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पुरानी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों बॉडी है ना, तो इन बॉडी पे अगर आवेश है, लेट्स से इस बॉडी पे आवेश Q1 है और इस बॉडी पे आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी r है, तो द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। और आवेश की वजह से बच्चों, आवेश की वजह से अगर दो बॉडी है, उनपे कुछ आवेश है और उनके बीच कुछ दूरी भी है, ठीक है, तो आवेश की वजह से वैद्युत बल लगता है। वो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कॉजेस इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, वैद्युत बल। तो बिल्कुल इसी से कंपेयर करके हम बच्चों निकालेंगे F इक्वल टू के, जैसे यहाँ G कांस्टेंट होता है, यहाँ पे K कांस्टेंट होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे मासेस, तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, आवेश का गुणनफल Q1 Q2 बट्टा बच्चों क्या चीज, r स्क्वायर, इनके बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। एक चीज बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूं ताकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, ये प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं लेना जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। जैसे देखो बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये +5 है और ये -7 कूलम्ब का चार्ज है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बीच की दूरी r है। जब बल निकालोगे ना, तो आप फॉर्मूला पुट करोगे k और Q1 Q2, तो आप ऐसा ना करें कि +5 और फिर -7, ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चों आवेश का मान लेना है, आवेश की प्रकृति नहीं लेनी। इसलिए कई बार क्या होता है ना, किसी किसी बुक में इसी को ऐसे लिख दिया जाता है कि मॉड Q1 और मॉड Q2। तो ज्यादा लेंथी नहीं बनाना यार, परेशान नहीं होना। आपको एक बार में समझा दिया मैंने, आप मॉड लगा के लिखो या बिना मॉड के लिखो, जैसा मैंने अभी लिखा था। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब आवेश को मल्टीप्लाई करना है तो उसका मान लेना है, ये नहीं लेना कि वो प्लस में कि माइनस में, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यार मैं मॉड लिख के इतना गंदा क्यों करूं आपको, है ना, डिफिकल्टी भी लगता है दिखने में यार, कैसे ही मॉड आ गया। तो F इज इक्वल टू के, ओके, Q1 Q2, एक सेकेंड बच्चों, बटे r स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये कूलाम का नियम होता है। बेसिकली कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम एक ऐसा लॉ है जिस लॉ की सहायता से हम दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। दो आवेश है, दो बॉडी है जिनपे कुछ आवेश है और वो कुछ दूरी पर है, ठीक है। तो अगर दो आवेश कुछ दूरी पर है और उनके बीच हमें बल निकालना है, तो दो आवेशित पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है ना, उस बल को निकालने के लिए जिस लॉ को हम यूज करते हैं वही होता है बेसिकली बच्चों, कौन सा लॉ, कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया बच्चों। अब कूलाम्स लॉ के जो रिजल्ट है मैं समराइज में मैं लिख देता हूं, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू आवर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ, राइट। सो नोट करना बच्चों, जो यहाँ पे आपको दिखेगा, ओके। तो दिख गया बच्चों आपको फंडामेंटल एंड वेरी प्रिसाइज अबाउट कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो बच्चों ये कूलाम्स लॉ के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक बात है। अगेन मैं कह रहा हूं बच्चों कि कूलाम्स लॉ का जो डिटेल थ्योरी है, अगर हम उसको देखें तो वो एक दूसरी क्लास हो जाएगी, है ना। मैं बेसिकली आपको हर थ्योरी के बारे में स्मॉल स्मॉल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ और मैं आपको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो घबराना मत किसी भी चीज से, बस एक चीज ध्यान रखना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में थोड़ा कम समझ पाए, तो आप बच्चों ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो, ठीक है, और दोबारा से सुन लो आप, है ना।
बट आप समझो बच्चों, ठीक है, आप इसको एक बार समझिए बढ़िया से, और इस पे जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उसको आप सीखो, ठीक है। बच्चों एक चीज आप जान लो कि आप अगर पढ़ रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ टारगेट फिट रखना चाहिए अपने लिए, है ना। अगर आप विदाउट टारगेट, विदाउट एम्बिशन पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, है ना। इसलिए डेफिनेटली अगर आप प्लस 2 में आ चुके हो, ठीक है, पहले आप किसी जमाने में 10th में थे, ठीक है, फिर आपने 10th का एग्जाम दिया, देन आफ्टर बच्चों आप 11th में गए, फिर आपने 11th में पढ़ा, अब आप 12th में आ चुके हैं या आने वाले होंगे, है ना। तो आपकी लाइफ में बच्चों निश्चित रूप से एक एम्बिशन होना चाहिए कि यार मैं 12th में पढ़ रहा हूँ और अगले साल मेरा 12th का पेपर होगा, ठीक है। 12th के पेपर के बाद ये एग्जाम होंगे और मुझे सारे एग्जाम्स को क्रैक करना है, या ये मेरा पर्टिकुलर टारगेट है, पर्टिकुलर एम्बिशन है, मुझे ये बनना है और मैं इसके लिए दिल से पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो ख्याल रखना बच्चों, जहां भी फिजिक्स आती है ना जिस भी एग्जाम में, है ना, अगर उस एग्जाम को आप टारगेट करोगे तो ये सेशंस जो है, ये वीडियोस जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसका जो बच्चों इम्पैक्ट है वो आपको अभी तुरंत दिखाई नहीं देगा, अभी आप ध्यान से शांति के साथ मेहनत करें, नोट बनाएं, रिवाइज करें, जो मैंने बता दिया ख्याल रखें कि वो आपको आता भी हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले, ठीक है। ओवर द टाइम बच्चों 6 महीने साल भर की एक कंटिन्यूअस मेहनत के बाद आप उस स्टेज पे होंगे जहां पे बच्चों आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप किसी एग्जाम को क्रैक जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो पैसेंस रखना, ध्यान से अच्छे बच्चों की तरह आप सुनना। देखो कुलाम्स लॉ में क्या लिखा मैंने, वी यूज दिस लॉ, हम इस नियम का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टार्टिंग में बता दिया था बच्चों की चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वैद्युत बल लगता है, और द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ठीक है। तो वी यूज दिस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। बच्चों हमारे यूनिट का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब एक ऐसा पार्ट जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं विराम की अवस्था में, रेस्ट की कंडीशन में, स्टैटिक स्टेशनरी पोजीशन में, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि आवेश कहीं गति कर रहा होगा, हम जो भी पढ़ रहे होंगे, कोई सा भी टॉपिक होगा, आवेश कभी गति नहीं करेगा बच्चों। हमारी सभी टॉपिक में आवेश रुका हुआ ट्रीट किया जाएगा, आवेश रुका हुआ माना जाएगा अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो रुके हुए दो बिंदु आवेशों के बीच में बल जिस नियम से हम निकालते हैं वो कूलाम का नियम होता है। ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। बल निकालने का फॉर्मूला होगा k, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, q1 q2 बटा r स्क्वायर, r दोनों के बीच की दूरी है। आगे लिखा है मैंने बच्चों, k इज ए कांस्टेंट, k एक नियतांक है, जहां वेयर k जो है ना बच्चों, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जितने भी नए बच्चे हैं ध्यान दें, यहाँ पे क्या बोला मैंने, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इप्सिलॉन नॉट, या कुछ कुछ लोग इसको इप्सिलॉन जीरो भी कह देते हैं, जो आपका मन करे बच्चों आप जरूर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो k का एक तो ये मान होता है, और अगर आप k की न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं, संख्यात्मक मान, तो k का संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹, और ये जो है k का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, तो आप घबराए ना बच्चों। एप्सिलॉन जो है एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी कई बार इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये एप्सिलॉन, ये जो परमिटिविटी होती है, ये जो विद्युतशीलता होती है माध्यम की, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखना k का ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और न्यूमेरिकल्स में हम इसी को यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारे हो तो उतारो। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन दिखाई दिया बच्चों आपको? हाँ, तो एक बार इसको पढ़िए बच्चों प्यार से, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से पढ़ो, ठीक है। और तकलीफ में मत रहना किसी भी तरह की, दिल में कोई बात आए कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाना, है ना बच्चों। मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल टाइप आदमी तो नहीं हूं कि मेरे वीडियो बनाने के पीछे ये मकसद छुपा हुआ है कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल चमकाना है, ठीक है, या मुझे कुछ यहाँ पे क्रांति लेके आनी है, कुछ नहीं है बच्चों। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने से अगर 10 लोगों को भी फायदा हो पाए ना बच्चों, तो मैं मानूंगा कि मैं सफल हूँ, ठीक है।
तो डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचना चाहिए बच्चों, है ना। आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए और आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए, यही चाहता हूं मैं, और क्या। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, वीडियो की लंबाई बढ़ेगी। पढ़ लिया होगा आपने। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें यदि इनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर हो। ठीक है, तो दो प्रोटॉन, बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, आवेश का मान तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे भी, और प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक चीज और जानते हो बच्चों, लाइक चार्जेस रेपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो प्लस प्लस है प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है, दो माइनस माइनस है प्रतिकर्षण लगेगा, दूर हटना चाहेंगे। बट बच्चों अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो क्या होगा, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, खैर आता ही आपको। ठीक है, अब देखो दो प्रोटॉन बोल रहे हैं बच्चों, दो प्रोटॉन है और उनके बीच की दूरी ये है। अगर आप कुछ सेटअप करना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रोटॉन ये होगा, दूसरा प्रोटॉन ये होगा, इनके बीच कुछ दूरी होगी। अब दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, इसलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण बच्चों लिखा हुआ है ना। तो फिगर नहीं बना रहे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे क्या, कि बना दें, चलो बना देते हैं। देखो एक प्रोटॉन ये रहा, ठीक है, एक प्रोटॉन ये रहा, इनके बीच कुछ दूरी होगी, वो दूरी है r, और क्वेश्चन में r का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻15। ठीक है, प्रोटॉन है, इस पे आवेश कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19। अगला भी प्रोटॉन ही है, इस पर भी आवेश कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19। बच्चों ये पॉइंट है ना। बच्चों बहुत दिनों बाद पहला वीडियो बना रहा हूँ यार, है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई इश्यूज हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट में, मैं धीरे धीरे बच्चों को करेक्ट कर पाऊंगा, है ना। तो सीखना इंपॉर्टेंट, तो सीखना ही है ना। सीखने पे ध्यान देगा तो दिक्कत कहाँ महसूस होगी आपको। तो फोर्स निकालना, इनके बीच की दूरी इतनी है, बल निकालें। तो बल बल कैसे निकालते बच्चों, बाय कूलम्ब्स लॉ, है ना। बताया ना कि मैंने, दो आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हैं। तो बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम से क्या जानते हैं, अपनी कॉपी देखो, फॉर्मूला देखो कि क्या लिखाया था मैंने, और मुझे बताओ वहां से, बोलो। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोलो 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 बोलो। वेरी गुड, वहां से रिपीट करना है ताकि कनेक्टिविटी महसूस हो कि हाँ सर सामने और पढ़ा रहे मुझे, है ना। एक कनेक्टिविटी महसूस होगी तो ज्यादा स्मूथली पढ़ पाएंगे। F बराबर फॉर्मूला होता है, हाँ क्या कह रहे हो बच्चों बताओ, वेरी गुड, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सुनाई दे रहा है, ऑफ कोर्स ये होता है बच्चों Q1, यहाँ पे इसको मान लेना, Q2 इसको मान लेना, R पता ही, और K का मान मैंने बता रखा है 9 × 10⁻⁹। ओके, तो पुट करो यार, F बराबर K का मान क्या होता है, K का मान 9 × संख्यात्मक मान लेंगे बच्चों, वो 1/4πε0 वाला नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। K का ये मान होता है, फिक्स वैल्यू है, ये ले लिया हमने। Q1 Q2 बच्चों दोनों आवेश सेम ही है, तो लिखो Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 का मान भी 1.6 × 10⁻⁻19, दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी है 4 × 10⁻⁻15, तो 4 × 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर। दूरी मीटर में था बच्चों, है ना। अगर दूरी सेंटीमीटर में होता तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देखना क्या करना होता है। अब इसको बच्चों आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है, तो कर दोगे कि मैं कर दूं, चलो पहला क्वेश्चन है कर देते हैं, है ना। 9 × 10⁻⁹। बच्चों अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना तो आपकी ये आदत होनी चाहिए कि जब मैंने फॉर्मूला लिख दिया या फॉर्मूला आपको पता है तो आप पहले वीडियो पॉज कर दो, पहले इसको ट्राई करो, जब मैं सॉल्व कर देता हूँ तो आंसर मिलाओ, सही आता है वेरी गुड, नहीं आता है देखो कहाँ गलतियां हो गई, या फिर आधे पर आकर के जब मैं यहाँ तक आ गया तो कैलकुलेशन आप खुद करो, ठीक है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है, आंसर ले आया मैं उतार लेंगे छुट्टी, ये तरीका नहीं होता पढ़ने का, ख्याल रखना, ठीक है। आदत डालो बच्चों, पहली वीडियो है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1.6 को आप एक बार मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों आप 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 2.56, किसको 1.6 10 पावर -19,
10 पावर -19, तो 10 पावर -19 आ जाएगा बच्चों -38। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है। ठीक है, और -15 है, स्क्वायर है तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा -30। ओके बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, समझते ही आप है ना। अब 16 का स्क्वायर 256 था ना, तो एक 16 से काटेंगे इसको तो फिर यहाँ पे एक 16 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 निमा 144 होता है, तो मैंने यहाँ पे 144 लिख दिया। ठीक है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करके 144 लिख दिया। -38 था और -9 था, सॉरी -38 है, 10 पावर -38, 10 पावर 9, तो 38 में से 9 गया, कितना बचा बच्चों 10 पावर -29। ठीक है, नीचे ये 10 पावर 2 बनेगा बच्चों, 100 का मतलब 10 पावर 2, और -30 है 2 है, तो -30 -2 -28, नीचे -28, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +28। मैंने बच्चों बड़े आराम से बताया है। ठीक है, फोकस रखना, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करो, देख लो। ठीक है, और उसके बाद 144, ठीक है, और -29 और 28, 29 में से 28 गया, 10 पावर -1, सोच सकते हैं ना आप लोग। F इक्वल टू, तो कितना हुआ ये 144, और 10 पावर -1 का मतलब 1/10 हो जाएगा बच्चों बेसिकली। तो आप समझदार हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 14.4, और मात्रा क्या होता है, पॉइंट काटेंगे तो बट्टा में 10 आएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी सिखा रहा हूं बच्चों, मैं तो आपको फिजिक्स सिखा रहा हूँ ना, कैलकुलेशन तो आपको आती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो वेरी गुड, नोट कर लो बच्चा लोग इसको, और जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आप ट्राई करो कैसे बना सकते हैं, और आपको बनाना है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, तो ये क्वेश्चन बच्चों एक बार मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, ये आपको भी ट्राई करना है। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक अल्फा कण के बीच विद्युत बल ज्ञात करें यदि इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2 गुने 10 पावर कितना बच्चों ये -15। ठीक है, 2 गुने 10 पावर -15 मीटर। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करो। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो, ये एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। अल्फा के बारे में शायद आपको आइडिया ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा जो होता है ना बच्चों, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल से मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। वहां पे अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, जो फैक्ट मैं यहाँ से बता रहा हूँ ना, वो आप निश्चित रूप से याद रखो। इससे पहले मैंने क्या बताया, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा AT, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश आता है सर। सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, आवेश की अधिकता से बहुलता से ऋणावेश आता है। आवेश को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q कैसे भी कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है ना। हाँ, तो और Q बराबर क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से Q बराबर कितना होता है, Ne होता है। ठीक है, स्मॉल Ne, E का मान कितना 1.6 10⁻19। तो छोटे छोटे फैक्ट मिलेंगे बच्चों, धीरे धीरे आपको सीखना है। ठीक है, क्या बताया मैंने, अल्फा, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, अल्फा कण, तो उस पे वो धनावेशित होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और याद रखना, वो जो चार्ज होता है वो होता कितना है, तो वो होता है 3.2 इंटू 10⁻19। तो क्या करना, इसको Q1 मानना, इलेक्ट्रॉन वाले आवेश को, अल्फा वाले को Q2 मानना, बीच की दूरी ये R रही, फॉर्मूला लगाओ, बल निकाल दो बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, और जो भी आंसर आए आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, या फिर जैसे आपका मन करे, है ना। ट्राई करना बच्चों, ठीक है, सॉल्व करना, और चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्लास का पहला एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई में ज्यादा लग रहा होगा आपको, डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना बच्चों। सवाल को एक बार पढ़ लो आप लोग, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, हाँ, तो एक बार मैं पढ़ता हूँ, अगर कुछ राइटिंग वगैरह आप ना समझ पा रहे हो तो जब मैं बोलूंगा ना तो आप समझना कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। समान त्रिज्या के चालक गोले पर क्रमशः
दो चालक गोले हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, समान त्रिज्या के, यहाँ पे क्या आएगा, दो चालक गोले पर क्रमशः +10 इसको पढ़ेंगे माइक्रो कुलाम एवं -20 माइक्रो कुलाम आवेश है, ठीक है, जो एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच F1 बल लगता है, ठीक है। यदि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दे तो इनके बीच F2 बल लगता है। तो कह रहा है बच्चों F1 बटा F2 का मान ज्ञात करें, F1 बटा F2 ज्ञात करें, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखो कोई आइडिया अगर आपको जनरेट हो पा रहा है ना, चलो मैं बताता हूँ बच्चों। मैंने आपको ना एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बताया था कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे 8 कूलाम आवेश और इस पे मान लो 12 कूलाम आवेश। कितना? 8 कूलाम 12 कूलाम। जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, स्पर्श कराएंगे बच्चों, तो 8 12 मिलाएंगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। 8 और 12 20 होते हैं, ठीक है। अब इन्हें हम बच्चों अलग अलग कर देंगे, तो आप ये ना सोचें कि जैसे ये पहले था वैसे रहेगा 8 और 12, नो, 8 12 मिलाया 20। अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे ना, तो ये 50% 50% मतलब आधा आधा डिवाइड होगा, तो 20 हो गया ना। जब अलग करेंगे तो 10 और 10। क्लियर है? दोबारा सुनो, -4 और 16, -4 और 16, तो -4 16 मिलाया, -4 16 कितने होते हैं? 12। अब इसको अलग अलग करेंगे 6 6। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित बच्चों सवाल है, बड़े आराम से कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, है ना। देखो पहला कंडीशन है, अच्छा एक चीज यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये माइक्रो क्या होता है। देखो जब मैं लिखता हूँ ना 8 गुलाम, तो 8 गुलाम है तो गुलाम तो ऐसा ही मात्रक होता है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, सब क्लीन है। लेकिन जब माइक्रो गुलाम लिखा हो ना बच्चों, तो ये वाली चीज आप न्यूमेरिकल्स ये फॉर्मूला में पुट नहीं करना, माइक्रो वाले को गुलाम में कन्वर्ट कर लेना। और याद रखना माइक्रो से गुलाम में आने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁻6 लेना पड़ता है। क्या मतलब है मेरा यार? मतलब मेरा ये है कि इसको लिख देंगे 8 गुना 10⁻⁻6। इसी चीज को जब हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो माइक्रो कुलाम कुलाम बन जाएगा। इज इट ओके? यस ऑफ कोर्स। क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आ गया होगा कि माइक्रो कुलाम को हटा के सिर्फ कुलाम लेके आना है, तो हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमें ये करना है बिकॉज हम कुलाम में लेके ही बनाएंगे, क्योंकि कुलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चलो तो मैं समझाता हूँ बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखना आप लोग, ठीक है। ओह गॉड, देखो यहाँ पे दो गोले हैं बच्चों, बेसिकली त्रिज्याएं समान है। तो दो केसेस बना लेता हूं मैं। ये पहली अवस्था, इनके बीच की दूरी कैपिटल आर है ना। और पहले वाले पे कितना आवेश था? +10 माइक्रो कूलाम, दूसरे वाले पे -20 माइक्रो कूलाम। और उस टाइम पे बल कितना लग रहा है? F1 लग रहा है। बच्चों सोचो जब मैं कांटेक्ट में लेके आऊंगा इसको, +10 -20 को कांटेक्ट में लेके आऊंगा, तो +10 -20 को ऐड किया तो कितना बचा? -10। देखो ना, +10 -20 मिला दिया, -10। और अब इस -10 को जब मैं अलग अलग करूंगा तो ये अलग अलग कितने बटेगा? -5 -5। वेरी गुड। तो आफ्टर कांटेक्ट क्या होगा? आफ्टर कांटेक्ट जब इसको सेपरेट किया गया होगा, तो अगली अवस्था ये वाली है बच्चों। इसमें मैं कर देता हूं, उतनी ही दूरी पर रख दिया गया ना, क्वेश्चन में बोला है इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो दूरी अगेन वही है, दूरी में कोई चेंज नहीं है। हाँ, आवेश की वजह से, कांटेक्ट की वजह से दोनों बॉडी का चार्ज बदल जाएगा, -5 माइक्रो कूलाम और -5 माइक्रो कूलाम। इस केस में कितना बल लग रहा है? F1। इस केस में F2, दोनों का अनुपात निकालना है। तो डायरेक्ट करता हूं बच्चों, डायरेक्ट, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? देखो इस केस में लग रहा है F1, ठीक है। अनुपात ही लेना है ना, तो मैं डायरेक्ट अनुपात नहीं लेता हूं। इस केस में लग रहा है F2, ठीक है, F2। इस केस में F2 है ना। तो F1 का अनुपात, F1 की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या? तो फॉर्मूला तो पता ही है कि Q1 Q2 बटे R², ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, है ना, पहले मैं इसको सिस्टमैटिकली लिख ही लेता हूँ, नहीं तो फिर कहीं ज्यादा गैदरिंग होगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे F1, F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला पता ही है कि Q1 Q2 बटे दूरी क्या है? R, तो यहाँ लिख देंगे
आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान बच्चों देख लो एक बार आप लोग, है ना। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K को K छोड़ दो, मान अभी पुट नहीं करना, Q1 Q2, तो Q का मान आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्लस माइनस नहीं लेते, 10 लेंगे सिर्फ, तो Q1 का मान 10, और क्योंकि माइक्रो में है तो इसको गुलाम में लाने के लिए इसी में मल्टीप्लाई कर दो 10 का पावर माइनस 6। अभी ये बच्चों Q1 का मान हुआ, फिर गुना Q2, तो इसका माइनस वाला नहीं लेना, सिर्फ मान लेना है, तो 20, और क्योंकि माइक्रो में है तो अगेन 10 पावर माइनस 6, और बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, आर स्क्वायर होती है। तो ये किसका मान हो गया, ये F1 का मान हो गया बच्चों। अगर ऐसी मैं यहाँ पे F2 का मान निकालता हूं इसके लिए, तो कांस्टेंट K और Q1 Q2 ना लिख करके मैं डायरेक्ट वैल्यूज अगर पुट करूं तो माइनस तो लेते नहीं है, तो 5 और माइक्रो है 10 का पावर माइनस 6 लगाना पड़ेगा, दूसरा वाला भी -5 है तो माइनस छोड़ देंगे, 5 है तो यहाँ 5 लेंगे, और 10 का पावर कितना लगाना पड़ेगा, -6। आ रहे बच्चों समझ में, ठीक है, और उतनी दूरी पे छोड़ दिया गया था तो आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है F1 F2 का अनुपात, तो कुछ नहीं करो बच्चों, इसको यहीं पे डिवाइड कर दो यार, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो गया F1 बटे F2, ठीक है, नीचे आ रहा है ना, कट रहा है बच्चों, बात देख के बताओ, आप कैसे बताओगे, मैं देख लेता हूँ, हाँ यहाँ तक आ रहा है। तो देखो आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे K से K तो काट सकते हो आप, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 20 को किया 10 से, कितना होगा 200, ठीक है, और -6, 10 पावर -6, 10 पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 पावर -12, बट्टा में किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। काट तो यहीं पे सकते हैं बट समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस कर देते हैं यार, ठीक है। तो के कट गया था, 10 को 20 से किया 200, 10 पावर -6, 10 पावर -6, 10 पावर -12 बट्टे में आर स्क्वायर। अब आपको पता है ये जो होगा ना ये घूमेगा बच्चों, तो इनटू में आर स्क्वायर घूम के ऊपर गया, ठीक है। अब देखो 5 को किया 5 से, तो 25 क्या हो गया, 5 25 25, -6 10 पावर -6, 10 पावर -6, 10 पावर -12। अब एक बार फिर से काट लो, तो आप कहेंगे सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 10 पावर -12 से 10 पावर -12 भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आता है, अच्छा 25 को भी काटोगे, काट दो, चलो आगे काटेंगे बच्चों, है ना, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। तो F1 बटे F2 कितना आया बच्चों, यहाँ बताओ, 200 बटे 25, 200 बटे 25। अब बच्चों आप काटोगे ना तो 25 से कम 25, और 25 का टेबल कितनी बार पड़ेगी, 200 आ जाए, 25 चौका 100, 200 लेके आना है ना, तो 25 अठे 200, तो बेसिकली F1 बटा F2 का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 8 बटे 1, और यही है हमारा इस सवाल का आंसर। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर समझ में थोड़ा कम आया तो जैसा मैं बोलता हूं आपको, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और एक बार इसको दोबारा से देखो, बट ऐसा नहीं करना कि आप समझ ना पाओ इसको, क्योंकि समझना आपको पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो काफी नुकसान होगा आपका, है ना। नॉलेज कैसे बढ़ेगी बच्चों आपकी, फिर आप इंटेलिजेंट कैसे होंगे, है ना, समझ में आपको आना ही चाहिए। तो एक बार देख लो, बढ़िया से उतार लो, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा वो आप अटेम्प्ट करना। उतार लिया बच्चों आपने, हाँ मैं भी उतार लिया होगा, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। और बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ डाटा बदल गया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे +8 माइक्रोकुलाम और +24 माइक्रोकुलाम, ठीक है, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है, पहले की तरह बीच की दूरी r है, और यहाँ पे भी बच्चों आपको F1 बटे F2 का मान निकालना है, ठीक है। तो इट्स ओके बच्चों, है ना, ये तो हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करें अपनी कॉपी में और इसको सॉल्व करें, ठीक है, और सॉल्व करके देखो बच्चों क्या आंसर आता है ना। तो आई थिंक बच्चों वीडियो की लेंथ 1 घंटे के अप्रॉक्स हो चुकी है, ज्यादा लंबा वीडियो अगर करेंगे तो बर्डन सा फील होगा देखने में, है ना, कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, ठीक है, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज 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 बच्चों आप चीजों को रिवाइज करें, है ना। जब भी आप ऑफलाइन क्लास में हो, ऑनलाइन कोई वीडियोस देख रहे हो, आप कॉपी पेन अपने साथ रखें, ठीक है, दिमाग अपने साथ रखें, एब्सेंट माइंड होकर आप चीजों को ना सुने, ठीक है, और जो भी आपको पढ़ा दिया जाता है उसको ध्यान से लिखें, समझें और उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है बच्चों। अपना ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। देखो अगर थोड़ी सी टाइमिंग मिलती है मुझे
तो मैं थ्योरेटिकल क्लास भी लगाऊंगा चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बट जो अपनी बच्चों ये पहली सीरीज है ना, जैसे यहाँ से जो भी मैं वीडियोस दूंगा इस सीरीज के अंदर, उसमें वही है, किसी भी टॉपिक का मैं थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा समराइज वे में, और उस पे बच्चों में आपको एज फार एज पॉसिबल जितना हो सकेगा आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आप अलग कॉपी बनाएं और इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, सीखें, और अगली क्लास को आप अटेंड करें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।